क्या आप जानते हैं कि किस तरीके से आदिवासियों के सिर्फ धनुष और बाण ने ही ब्रिटिश हुकूमत के तोपों और बंदूकों को झुका दिया? और साथ ही साथ हमारे सामने आए धरती आबा बिरसा मुंडा। जी हाँ, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू सिविल साथी विनय शर्मा चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो यही टॉपिक रहेगा कि किस तरीके से एक प्रथा, एक सिस्टम और उस सिस्टम के बिहाफ पे, उस सिस्टम के तहत ब्रिटिश हुकूमत को झुका देने वाले बिरसा मुंडा किस तरीके से धरती आबा बने, किस तरीके से नायक बने। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर खूनखट्टी प्रणाली की। अब ये खूनखट्टी प्रणाली क्या होती थी इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ ये आपके यूपीएससी, नेट और स्टेट पीसीएस के बिहाफ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है जब कभी भी मुंडा जनजाति या फिर जो आदिवासी अधिकार है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि इसका खूनखट्टी का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, विशेषताएं क्या है, ब्रिटिश काल में विनाश के क्या क्या तरीके थे या किस तरीके से ब्रिटिशों ने इसको दबाने के लिए या फिर आप कह सकते हैं कि जो उनके पारंपरिक स्रोत थे, जो उनके आजीविका के, उनके जीवन के, उनके जीविका के जो स्रोत थे उनको हनन करना स्टार्ट किया और उसके बिहाफ पे किस तरीके से बिरसा मुंडा जो थे वो नायक बन के सामने आए और उनका किस तरीके से उलगुलान मतलब विद्रोह हुआ और किस तरीके से छोटा नागपुर जो टेंडेंसी है वो एक्ट अधिनियम पास हुआ और किस तरीके से उनको उनके अधिकार मिले। तो ये इस वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिए और इसको हम आगे कवर करेंगे। तो बात है छोटा नागपुर की। छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड का हिस्सा है, उसमें एक मुख्य गांव था, एक आप एरिया कह सकते हैं जिसको खुंटी डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। इसी खुंटी डिस्ट्रिक्ट में एक प्रथा चलती थी जिसको हम खुंटकट्टी या खुंटकट्टी प्रदेश या फिर खुंटकट्टी प्रथा या जीविका कहा जाता था। अब ये खुंटखट्टी था क्या, बेसिकली इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो खूंट जो होते थे ये बेसिकली समुदाय या कबीला या शाखा हुआ करती थी। जो ग्रुप होते थे, जो ग्रुप्स होते थे, इन्हीं ग्रुप्स को खूंट बोला जाता था, जिसमें एक परिवार, कई सारे परिवार और उनका एक मुखिया हुआ करता था। तो जब कभी भी हम किसी मुखिया के बारे में या किसी कबीले के सरदार के बारे में बात करते थे तो हम खूंट को दो हिस्सों में बांटते थे। पहला आता था मुंडा खूंट, जिसमें वहां का अधिकारी मतलब आपका कि जो भी उस कबीले का सरदार होगा, जो भी उस कबीले का मुखिया होगा, उसको हम मुंडा खूंट बोल दिया जाता था। वहीं अगर दूसरी बात करें तो जो पाहना खूंट होते थे ये वहां के जितने भी आप कह सकते हैं कि पंडित लोग, ठीक है, या फिर उनके जो कर्म कांड करने वाले लोग, ठीक है, तो जो ये समुदाय के अंदर जो कर्म कांड करने वाले लोग या पंडित लोग या फिर विदुषी लोग कह सकते थे, तो उनको पहाना खूंट बोला जाता था। तो यहाँ पर ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि खूंट में आपके पहाना खूंट या फिर मुंडा खूंट कौन हुआ करते थे। तो ये मैंने आपको बताया कि मुंडा खूंट जो हुआ करते थे प्रशासनिक होते थे। ये प्रशासन का काम जो था वो देखते थे, जिसमें ये मुखिया हुआ करते थे या सरदार हुआ करते थे, ठीक है। और अगर हम पहना की बात करें तो पंडित, कर्मकांड या फिर देखरेख करने वाले लोग हुआ करते थे जिनको पहना खूंट में डाला जाता था। और कट्टी अगर बात करें तो काटना या साफ करना। तो ये अपने एरिया को, अपने जंगल को, जंगल के अपने मुख्य क्षेत्र को, जो भी इनके अंडर में क्षेत्र आता था उस क्षेत्र की सफाई करते थे, उसकी कटाई करते थे और अपनी आजीविका के लिए जो भी चीजें उपयोगी होती थी उसको उगाते थे, उसको प्रोडक्शन करते थे या फिर जंगल से ही उनका उपयोग करते थे। लेकिन यहाँ पर एक बात मानने वाली है कि फिर भी जंगलों की कटाई जो थी वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होती थी। अगर ये एक पेड़ काटते थे तो उसके बदले दूसरी जगह पर ये 4 पेड़ों को और लगाया करते थे। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से खूंटकट्टी प्रणाली जो थी ये इनकी आजीविका के लिए थी, ना कि क्षेत्रों के हनन के लिए, ठीक है भाई।
तो यहाँ से बात करें तो यहाँ कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है हमें कि खून कट्टी जो भूमि थी उनकी क्या विशेषताएं थी। तो बेसिकली मुंडा समुदाय के जो लोग थे वो इस प्रथा में, इस तरीके की प्रणाली में जुड़े हुए थे। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसकी विशेषताएं। किसकी विशेषताएं क्या थी? तो अगर आप पहली विशेषता देखें कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत टैक्स नहीं होगा। इसको और ज्यादा आसानी से समझने के लिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा कर या लगान, डायरेक्ट कोई कर या टैक्स नहीं दिया जाता था। हाँ, इसमें अगर चाहें तो चंदा दे सकते थे, चंदा दिया जा सकता था या नजराना दिया जा सकता था, लेकिन कोई बहुत बड़ा टैक्स या कर जो था वो नहीं था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर किसान जमींदारों को व्यक्तिगत लगान नहीं दिया जाता था, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा जब हमारी बात आती है कि किस तरीके से जमींदारी आई। ठीक है, किस तरीके से जमींदारी सिस्टम आया, यहीं से हमें यहाँ से लिंक करना पड़ेगा कि उसका विद्रोह कहाँ से और किस तरीके से स्टार्ट हुआ, क्योंकि अब जमींदार को टैक्स तो दिया नहीं जा रहा है भाई। ठीक है, साथ ही साथ काम कौन करते थे भाई? पूरे गांव मिलकर काम करता था और वही नजराना दिया करता था। आज भी अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों पर देखोगे, आज भी अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों पर देखोगे तो इस तरीके का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। खास तौर पर नेपाल के जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो थोड़े जो पहाड़ की तरफ, ऊंचाई की तरफ जो है क्षेत्र हैं, वहां पर आज भी सारे परिवार के, हर एक परिवार में से कोई एक या दो आदमी जो है, या बच्चे या जो भी काम कर सकता है, वो जाएगा और सामुदायिक तौर पर एक कार्य को करेगा, चाहे वो सार्वजनिक हो, मतलब सरकारी काम हो, या फिर किसी के जो है व्यक्तिगत काम हो, अगर बड़ा काम है तो। ठीक है, तो वो, और इसका कोई चार्ज या इसका कोई पैसा या इसका कोई टैक्स वगैरह नहीं होता है। सिर्फ वो अपनी श्रद्धा से, अपने मन से, अपने एक तरीके से कह सकते हैं जो है कॉर्पोरेशन से जो है वो जाते हैं और वहां पर काम करते हैं। तो इस तरीके से ही यहाँ पर भी छोटा नागपुर प्लेटो में भी, छोटा नागपुर पठार में भी ये इस तरीके से प्रणाली चलती थी, जिसको हम खुंट कट्टी प्रणाली कहा करते थे। ठीक है भाई, साथ ही साथ अगर बात करें तो किस तरीके से वितरण किया जाता, तो जितनी भी आवश्यकता होती थी, जितनी भी नीड होती थी, यहाँ पर नीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ना कि ग्रीड के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, तो यहाँ पर नीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था, भूमि दी जाती थी और उस पर उसका उपयोग किया जाता था। कोई भी भूमि को बेच या हस्तांतरित, मतलब इसको ना ही कोई सेल करेगा और ना ही ट्रांसफर करेगा। ठीक है, यहां से आपका बेस बन रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप वीडियो में जुड़े हुए हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये आपका एक बेस है। बेस किस चीज का? कि क्यों मुंडा विद्रोह हुआ, क्यों बिरसा मुंडा आए, क्यों उन्होंने विद्रोह किया, किस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स में और ट्राइबल्स में आपस में लड़ाई हुई, किस तरीके से पहाड़िया और जो जनजाति समुदाय थे ये आपस में लड़े ब्रिटिशर्स के कहने पे, और बाद में फिर जो था ब्रिटिशर्स ने इसका फायदा उठाया राजमहल की पहाड़ियों पे, छोटा नागपुर प्लेटो में। तो वो यहाँ से बेस बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। वो उसको सभी अपने अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आते हैं, अपनी पॉलिसीज लेकर आते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, लोकतांत्रिक ढांचा, मतलब कोई एक लोकतांत्रिक, वैसे तो कोई बहुत ज्यादा आप ये नहीं कह सकते कि एकदम सिस्टमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ये सब काम होते थे। हाँ, लेकिन आपसी कॉरस्पॉन्डेंस में ये बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से भूमि का प्रबंधन करते थे, मैनेजमेंट करते थे। ठीक है, यहाँ पर पंचायतें चलती थी, ठीक है, राज्य व्यवस्थाएं चलती थी, विवादों का निपटारा हुआ करता था, और ये सब समुदायों के बीच में हो रहा है। ये समुदायों के बीच में हो रहा है, उनके आपसी मतभेद उनके आपस में सुलझाए जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो है वो सामूहिक श्रम, साझा कार्य किया जा रहा है एक दूसरे के साथ। आज भी यही है, जब हम जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, या फिर हम गोल्स के बारे में बात करते हैं, तो आज भी गवर्नमेंट इसी पे काम कर रही है। ठीक है, उस टाइम ये चीजें चलती थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करते थे एक दूसरे के साथ,
मिलकर काम किया करते थे, सामूहिक खेती की जाती थी। दो और जो भी सामूहिक खेती करता था उसका श्रम भी सामूहिक या साझा तौर पर बांटा जाता था। जिसने जितना काम किया, जितना भी उसका हिस्सा बनता है वो उसको दिया जाता था। कोई बहुत बड़ा टैक्स हुआ नहीं करता था। मैंने पहले बताया, नजराना दिया जाता था या कोई गिफ्ट दे दिया जाता था या फिर अपने मन से चंदा दे दिया जाता था। ठीक है, इतना ही था। डिकूज डिकूज मतलब बाहरी लोगों को कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता था और अपने तरीके से काम किया जा सकता था। ये प्रणाली उस टाइम तक काफी ज्यादा चलती रही। अब यहां से आता है ब्रिटिश काल। और ब्रिटिश काल में किस तरीके से बैटल्स होती हैं, किस तरीके से जो जनजातियां हैं, बिरसा जनजाति और मुंडा जनजाति और दूसरे बिरसा मुंडा और मुंडा जनजाति और दूसरी जनजातियां जैसी, चाहे वो भील हो चाहे वो खोल हो, तो ऐसी जनजातियां भी जो है फिर वो सामने आई और उन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, अब यहां से आप देखिए कि जैसे ही ब्रिटिश काल प्रारंभ होता है, ब्रिटिश की नजर पड़ती है आपके इस क्षेत्र पे। ठीक है, खास तौर पर झारखंड के जो मुख्य क्षेत्र थे जहां पर ये प्रणालियां चलती थी और जहां पर रिसोर्सेज ज्यादा थे, वहां पर जब इनकी नजर पड़ती है तो फिर जाके इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया कि जमींदारी व्यवस्था यहाँ पर लागू कर दी। अब जब 1793 में 1793 में जब जमींदारी सिस्टम स्टार्ट किया गया और इसी जमींदारी सिस्टम को जब स्थायी बंदोबस्त आया तो यहां से टैक्स को फिक्स किया गया। अब यही पर्टिकुलर टैक्स, यही जो टैक्स का जो अमाउंट था यहां पर, जो कि पहले हमने यहां पर बात की थी नो टैक्स, कोई लग कर नहीं, कोई लगान नहीं। अब यहां पर जिम्मेदारी बन गई टैक्स देना और ज्यादा से ज्यादा राजस्व रिवेन्यू को वसूलने का इनका एम बन गया, गोल बन गया। जहां से अब धीरे धीरे इनके बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो गए। अब यहां से क्लैश स्टार्ट होंगे और इन्हीं क्लैश का नतीजा होगा आगे आने वाले विद्रोह। ठीक है, अब यहां से दिकूज का प्रवेश होता है। दिकू मतलब बाहरी लोग, जो बाहर से आके, चाहे वो जमींदार हो, सूदखोर हो, चाहे वो महाजन हो, वो लोग यहाँ आए। इनके ही पैसों को जो कि टैक्स से वसूला गया था वापस इन्हीं ट्राइबल्स को दिया गया और फिर इन पे दोबारा चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया गया और ये उसी जाल में फंस गए। जैसे कि आप लोगों ने मदर इंडिया मूवी देखी होगी, तो किस तरीके से राजू के पास था ही नहीं पढ़ने का, समझने का कि कितना लाला जो है वो टैक्स ले रहा है, उससे कितना टैक्स देना है, कब का तो टैक्स बढ़ चुका है, जो मूल था वो भी दे चुका है, ब्याज भी दे चुका है, लेकिन जो ब्याज रह गया उसके ऊपर अब ब्याज चढ़ता जा रहा है। जो ब्याज रह गया उसके ऊपर ब्याज चढ़ रहा है और ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ रहा है। तो मूल तो कब का वापस हो चुका है, लेकिन ब्याज के ऊपर जो ब्याज की व्यवस्था थी, ये जमींदारी व्यवस्था अब धीरे धीरे और ज्यादा इंटेंस होती चली गई दिकुओं के आने के बाद, बाहरी लोगों के आने के बाद। और यहीं से आया क्या कि आप या तो टैक्स दो, ब्याज दो, या फिर आप बंधुआ मजदूरी करो, बाउंडेड लेबरशिप करो और हमारे खेतों को, जो कि पहले आप ही के थे, आपकी जमीन थी जो हमने आपसे छीन ली है, उस पे आप मजदूरी करो। अब आप मालिक नहीं, अब आप मजदूर बनोगे और जो भी प्रोडक्शन होगा वो हमारा होगा। हमारा कौन, उसमें हम कौन है, दिकूज हैं, वो जमींदार है, वो महाजन है, वो सूदखोर है, जो अब क्या करेंगे, उन्हीं किसानों की, उन्हीं जनजाति के लोगों की, उन्हीं समुदायों की जमीनों को उन्हीं को मजदूर बनाकर काम करवाएंगे। तो भारी लगान ना चुकाने पर क्या हुआ, खूनकट्टी जमीन छीन ली गई और वहां उन्हीं के आदिवासी जमीनों को बटाईदार या बंधुआ मजदूर बना के छोड़ दिया गया। और यहीं से फिर क्या होता है, यहीं से होता है उलगुलान। उलगुलान शाब्दिक अर्थ है जिसका विद्रोह मतलब होता है कि किस तरीके से बिरसा मुंडा आए, 25 साल की उम्र में उन्होंने अपना उलगुलान किया। एक बड़ी मात्रा में सिर्फ धनुष और बाण के सहारे ही पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिला के रख दिया और वहीं से वो धरती आबा कहलाए। और फिर जाके छोटा नागपुर टेनेंसी अधिनियम पास होता है 1908 का, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से
जो था ट्राइबल्स जो थे, मुंडा जो थे समुदाय, वो भारी गोला बारूद में बीच में भी अपने सिर्फ भाला और अपने हाथों के हथियार और खुद अपनी कुछ चीजों के सहारे लड़े और वहां से उन्होंने अपनी जीत हासिल करी। यहाँ 1857 से 99 तक जो मुंडा विद्रोह की श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ती रही, धीरे धीरे आगे चढ़ी, लेकिन 1899 से लेकर 1900 का जो पीरियड था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड था, जहां पर जो बिरसा मुंडा जो थे वो भगवान बने, उनको भगवान बनाया गया। उनको भगवान बनाया क्या गया, उन्होंने समुदायों के लिए, अपने समुदाय के लिए, आसपास के जो दूसरे खूंट जो थे उनके लिए लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई पर विजय भी प्राप्त की। और वहीं से छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया, पारित हुआ, जिसमें यह अधिनियम की मुख्य विशेषता रही। विशेषता क्या? सबसे पहले खूंट कट्टी व्यवस्था को दोबारा कानूनी मान्यता दी गई। खूंट कट्टी व्यवस्था वही व्यवस्था जिसमें हमने बात की थी कि किस तरीके से जो है जाति होगी, पूर्वज का परिवार होगा, कबीला होगा, शाखा होगा, मिलकर काम करेगा और साझा जो है वो प्रॉफिट बांटा जाएगा। ठीक है, तो यहां से वो स्टार्ट हुआ। दूसरा, किसी भी आदिवासी की खूंट कट्टी भूमि गैर आदिवासी मतलब दिकू या बाहरी लोग इनको नहीं दी जाएगी। ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफर ऑफ लैंड नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लैंड नहीं किया जाएगा यहां से। ठीक है, जमीन लूट पर हमेशा के लिए रोक हो गई और आदिवासियों की भूमि भी सुरक्षित मान ली गई कि ये जो भूमि है ये किसकी है भाई, आदिवासियों की है और उनका पूरा अधिकार है। तो अब पूरी वीडियो का सार, पूरी स्लाइड्स का सार, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, पीएससी हो या यूपीएससी हो या आपका यूजीसी नेट हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, अगर आप पूरी स्लाइड, अगर पूरी वीडियो को नहीं भी देखते और सिर्फ इस एक पर्टिकुलर स्लाइड से ही अगर आप देखें तो आपको पूरी स्लाइड के बारे में पता चल जाएगा। यहीं से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, यहीं से अपने जो है कीवर्ड्स ले सकते हैं, जो कि आपके मेंस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए। साथ ही साथ एक मेरा नया सेशन स्टार्ट होगा जिसमें हम पीवाईक्यू मास्टर क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से पूछता है और वहां जो ये लूप है, जो बीच का गैप है, इसको आप किस तरीके से फिल कर सकते हैं अगर आप दोनों ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में सेकंड ऑप्शन अगर आपका स्टेट पीसीएस है, तो आपको उस किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, ये हम लगभग पिछले 10 से 20 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे। उसमें देखेंगे कि पूछने का पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है और उस चेंजिंग पैटर्न पे आज हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक ही कंटेंट को पढ़कर 10 कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, एक ही कंटेंट को किस तरीके से पढ़ा जाए कि हमारे यूपीएससी के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएं और स्टेट पीसीएस के, जो कि ज्यादातर स्टैटिक पोर्शन आता है, बट अब जो है कुछ चीजें बदल रही हैं, खासतौर पे यूपी में कुछ चीजें बदल रही हैं, पैटर्न बदल रहा है क्वेश्चंस का और वो भी अब एनालिटिकल हो रहा है। तो वो भी एनालिटिकल किस लेवल पे जा रहा है और यूपीएससी किस लेवल पे अपने हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे अपनी पीवाईक्यू मास्टर क्लासेस में। तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी अपडेट है वो फास्ट मिले। थैंक यू।